Okay, students, good morning once again. Today I am here with a new topic and the topic is linkage and recombination. बच्चों ये टॉपिक अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की तो इट हैज़ इक्वल वेटेज इन द फील्ड ऑफ वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. जेनेटिक्स के फील्ड में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. एंड बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर लिंकेज क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या है. इफ़ यू विल गो थ्रू माई वीडियो टिल लास्ट, so it will be very easy to identify you कि what is linkage and what is recombination. Actually मॉर्गन जो थे उन्होंने कल मैंने आपको बताया था कि ही वर्कड ऑन द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, एक फ्रूट फ्लाई के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था. एंड बेसिकली ये जो उनका मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था ये डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के ऊपर ही था जैसे कि मेंडल ने किए थे. ठीक है. एंड आई हैव मेंशन्ड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर. ही स्टडीड ऑन द जीन्स दोज वर सेक्स लिंक्ड. तो बेसिकली उन्होंने उन जीन्स के ऊपर स्टडी किया जो कि सेक्स लिंक्ड थे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स लिंक्ड? अब देखिए सेक्स लिंक का मतलब क्या होता है कि जो सेक्स क्रोमोजोम है, तो सेक्स क्रोमोजोम यानी कि जो किसी भी आने वाली जनरेशन के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, उन क्रोमोजोम्स के पास जो जीन्स होते हैं उन्हें सेक्स लिंक्ड जीन्स कहा जाता है. मैं एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बींग को समझाऊं, क्योंकि ह्यूमन बींग के केस में आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन बींग के पास 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर तो ऑटोजोम होते हैं और 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है. यानी यही जो क्रोमोजोम है वो सेक्स को डिटरमाइन करने में आने वाली जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है. सिमिलरली तो मॉर्गन ने भी जो एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला के ऊपर, तो ड्रोसोफिला का जो सेक्स लिंक क्रोमोजोम था उसके ऊपर वो स्टडी की. तो उन्होंने बेसिकली ही स्टडीड ऑन द जीन्स दोज वर सेक्स लिंक्ड. उन्होंने उन जीन्स के ऊपर स्टडी की जो सेक्स क्रोमोजोम के पास मौजूद थे, यानी कि जो लास्ट पेयर ऑफ जो क्रोमोजोम होता है जो डिटरमाइन करता है सेक्स को, उसमें मौजूद जीन्स के ऊपर उन्होंने स्टडी की. एंड द क्रॉसेज वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉसेज कैरिड आउट बाय द मेंडल ऑन पी प्लांट. और ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट सिमिलर थे किसके? मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के. जैसे मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था, वंस इन अ क्रॉस ही स्टडीड 2 कैरेक्टर्स टुगेदर. एक साथ 2 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी ना, तो सिमिलरली इन्होंने भी एक साथ 2 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी. फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड, तो मैंने यहाँ कोट करके लिखा हुआ है. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल. उन्होंने एक ऐसी फीमेल सेलेक्ट की ड्रोसोफिला की जिसकी बॉडी का कलर तो येलो कलर का था और उसकी आइज़ कैसी थी? वाइट कलर की आइज़ थी. इसका क्रॉस इन्होंने कराया एक ऐसे मेल के साथ जिसकी बॉडी का कलर था ब्राउन और जिसकी आइज़ का कलर था रेड. ठीक है. तो यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, 2 कैरेक्टर्स की स्टडी साथ कर रहे हैं, एक तो बॉडी का कलर और दूसरा आइज़ का कलर. ठीक है. तो एजम्पशन क्या आने चाहिए? एजम्पशन ये आने चाहिए कि जब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात तो नहीं कर सकते यहाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे क्योंकि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है. तो F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आना चाहिए? जीन शुड असॉर्ट और सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली. जीन्स को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए. और F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलना चाहिए 9:3:3:1 यही मिलना चाहिए. बट मैंने लिखा हुआ देखो, बट इट डिविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1. ये आपका 9:3:3:1 में F2 जनरेशन में रिजल्ट मिला ही नहीं, जैसा कि मेंडल के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था. इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट है ये एक एक्सेप्शन है किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि मेंडल ने दिया था. तो क्या हुआ इसमें देखिए, व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस डिविएशन? आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? इसके पीछे रीज़न क्या था कि आखिर क्यों जो कैरेक्टर्स मिलने चाहिए थे वो 9:3:3:1 में नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? क्यों इसमें डिविएशन आया? तो इसके पीछे रीजन ये था, एंड रीजन इज लिंकेज. नाउ व्हाट इज लिंकेज? अब मैं बात करता हूँ कि लिंकेज की क्या, लिंकेज आखिर क्या है. इसको समझाने के लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है. आई वॉन्ट टू शो यू दिस वन फिगर. इफ यू विल ऑब्जर्व हेयर, if you will observe this one figure, okay, there are 2 genes. suppose it's a chromosome. ये आप देख रहे हैं ये क्रोमोजोम है, इसमें 2 जीन है, एक जीन A है और एक जीन B है. ठीक है. इज इट क्लियर? अब दूसरा भी मैंने क्रोमोजोम ड्रॉ किया हुआ है, इसमें भी एक कैपिटल A है एक कैपिटल B है. पहली वाली कंडीशन में मैं दिखा रहा हूँ कि दे आर टाइटली लिंक्ड जीन्स, और दूसरी वाली कंडीशन में आप देख रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई ना, एक कैपिटल A और कैपिटल B की. तो वी कैन से दैट दीज आर लूजली लिंक्ड जीन्स. तो एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज लिंकेज? तो व्हेन 2 जीन्स in a dihybrid cross were studied on the same chromosome,
द proportion ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वॉज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। यानी दो जीन जब एक ही क्रोमोजोम पे होते हैं, ठीक है, हम सेक्स, क्योंकि मॉर्गन ने कौन सी क्रोमोजोम पे स्टडी की थी, सेक्स लिंक क्रोमोजोम पे स्टडी की थी। उन्होंने देखा कि जब एक ही क्रोमोजोम पे यानी सेक्स क्रोमोजोम पे दो जीन एक ही क्रोमोजोम पे लिंक्ड थे तो उनमें एक साथ चले जाने की जो टेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जो पेरेंटल ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर थे वही करेक्टर कहाँ नजर आए, उनकी ऑफस्प्रिंग में नजर आए। जैसे कि पेरेंट जो थे वो येलो बॉडी और वाइट आई वाले थे, तो उनके बच्चे भी कैसे हुए, येलो बॉडी और वाइट आई वाले पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? क्योंकि ये दोनों जो जीन थे वो दोनों जीन क्या थे, एक दूसरे के काफ़ी टाइटली लिंक्ड थे। अब मैं इसको एक कॉन्सेप्ट से आपको अगर समझाऊं, अगर कोई दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं, सपोज सुरेश और रमेश कोई दो फ्रेंड हैं, और जो उनकी फ्रेंडशिप है, उनकी फ्रेंडशिप के बीच में एक नया लड़का आना चाहता है। रमेश और सुरेश दो फ्रेंड हैं, सपोज आई एम राइटिंग हियर रमेश और सुरेश, ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और इनके बीच में आना चाहता है उमेश। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं बहुत क्लोजली फ्रेंड हैं, इनके बीच में काफ़ी, इनके घर भी आसपास हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इनके घर भी आसपास हैं, काफ़ी नज़दीकी हैं, इनके बीच में काफ़ी उठना बैठना है। उमेश चाहता है कि मैं इनकी दोस्ती तोड़ के मैं जो है सुरेश के साथ दोस्ती कर लूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि रमेश और सुरेश इतने क्लोजली लिंक्ड हैं कि उनका खाना पीना रहना उठना सब कुछ साथ होता है, उनकी आदतें साथ हैं। तो अगर उमेश उनके बीच में आना भी चाहेगा तो रमेश उसे आने नहीं देगा। बट किसी वजह से ये होता है कि रमेश की नौकरी जो है वो पिथौरागढ़ से बाहर, कहीं बाहर की सिटी में, फॉर एग्जांपल दिल्ली में उसकी नौकरी लग जाती है। ठीक है, अब रमेश और सुरेश की डिस्टेंस बढ़ गई तो उनके बीच में बातचीत भी कम होगी, उठना बैठना भी कम होगा। तो इस बीच उमेश जो है इंटरफेयर कर सकता है और सुरेश के साथ फ्रेंडशिप कर सकता है। तो इस तरह से पहली वाली कंडीशन पे तो हमने देखा कि ये टाइटली लिंक्ड थे तो इसको लिंकेज बोल दिया। अब जब ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो ये लूजली लिंक्ड हो गए तो उमेश ने इनके बीच में इंटरफेयर कर लिया। तो यही रीज़न है, यही एक कॉन्सेप्ट है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का भी। एक्चुअली व्हाट इज़ लिंकेज, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। जैसा कि मॉर्गन ने स्टडी किया था, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। मेंडल और उसके जो दोस्त थे, उसके जो ग्रुप मेंबर थे, उन्हें पता था कि जो दो जीन्स हैं जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो दोनों के दोनों एक ही क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड है। और कौन से क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड है? एक्स क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, and saw quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parental gene combinations were much higher than the non-parental type। जब दो जीन एक ही क्रोमोजोम के पास मौजूद हैं तो उनका जैसे पेरेंट्स के पास वो जीन है उसी कॉम्बिनेशन में वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे, उनका प्रपोर्शन अलग होने का बहुत कम होगा, एज इट इज़ क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में चले जाएंगे। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइन द टर्म लिंकेज। तो मेंडल ने ऐसे दो जीन्स के बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन है, इसको जो टर्म दिया उसको उन्होंने कहा ये लिंकेज है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एसोसिएशन बाय विच टू जीन्स, ठीक है, टुगेदर पास इनटू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, वाइल द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, ठीक है, वहीं जो जब दूसरी जनरेशन में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर पहुंच जाता है, अगर उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो दोनों जीन एक साथ नहीं जा पाते हैं। नॉन पेरेंटल सॉरी नेक्स्ट जनरेशन में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर जाता है तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने कौन सा टर्म यूज़ किया? रिकॉम्बिनेशन का। अब इस वाले डायग्राम को देखिए आप, यहाँ पे W, Y और M, यहाँ पे तीन जीन हैं। ठीक है, अब आप देख करके बता सकते हैं कि W और Y जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ चले जाएंगे क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच का लिंकेज जो है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली। अगर मैं W और M के बीच में बात करूँ, W और M के बीच में भी दोस्ती है, बट ये दोस्ती कंपेरेटिवली क्या है, लूजर है, लेसर है किसके? W और Y के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से करेक्टर्स ये निकल करके आए कि यार जो जीन टाइटली लिंक्ड होंगे वो एज पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहाँ पहुँच जाएंगे? नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएंगे। और जो दो जीन जिनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, कटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोजोम, सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड। ठीक है, दो जीन बहुत टाइटली लिंक्ड है तो देयर विल बी वेरी लेस चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, वाइल अदर वर लूजली लिंक्ड सो हायर रिकॉम्बिनेशन चांसेस। तो जो लूजली लिंक्ड है उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस क्या होंगे? हायर होंगे।
फॉर एग्जाम्पल ही फाउंडेड दैट द जीन्स, अब एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, मैंने आपको डायग्राम शो कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ही फाउंड दैट द जीन्स फॉर वाइट एंड येलो, यू आर ऑब्जर्विंग वाइट एंड येलो, वाइट बॉडी और येलो, सॉरी वाइट आई और येलो बॉडी वाले जो जीन्स हैं ये टाइटली लिंक्ड है, केवल 1.3% रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस में होते हैं। वहीं जो आपके दूसरे हैं वाइट और मैनीट्योर विंग, मैनीट्योर विंग मतलब कहते हैं कि एक तरह के विंग्स का पैटर्न होता है। तो वाइट आइज और मैनीट्योर विंग से अगर आप देखें डब्ल्यू और एम से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, ये काफ़ी एक दूसरे से डिस्टेंस इनके बीच में है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये लूजली लिंक्ड है, लूजली लिंक्ड है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे 37.2% रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, जबकि पहली वाली कंडीशन में डब्ल्यू और वाई के बीच में केवल 1.3% का चांस है। ठीक है, तो बाद में मेंडल के एक स्टूडेंट हुआ करते थे स्टूटवेंट करके, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने अल्फ्रेड स्टूटवेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ही यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, फ्रीक्वेंसी तो रिकॉम्बिनेशन होने की फ्रीक्वेंसी क्या है इसको चेक किया उन्होंने। इसके बेसिस पे उन्होंने दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली और इस डिस्टेंस का यूज़ करते हुए उन्होंने क्रोमोजोम पे किस लोकेशन पे जीन लोकेटेड है वो पता कर लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं जीन मैपिंग करना। गेटिंग माई पॉइंट, ही यूज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजिशन ऑन द क्रोमोजोम। और आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, जीन मैपिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है नाउ। और इसका यूज़ आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी ह्यूमन के जो पूरा का पूरा डीएनए है उसको फाइंड आउट करने में इसका यूज़ किया जा रहा है। आई थिंक आपको रिकॉम्बिनेशन क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, दोनों समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू।